पूर्णिमा नाथ जी, क्योंकि इसके पहले जब जब युद्ध हुए अमेरिका की ओर से इजराइल का साथ दिया गया। हालांकि बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाएंगे, उसके बाद की स्थितियों को अगर हम देखें, बीच में आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात को आप पूरी करें। अमेरिका का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अब फिलिस्तीन के नक्शे को लेकर भी, उसको भी अलग देश के तौर पर मान्यता देने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बयान देते हैं, तो वहीं इजराइल को सैन्य साजो सामान भी मुहैया करवाते हैं। ये दोनों परिस्थितियां क्या बताती हैं? देखिए, मैं बाइडेन सपोर्टर नहीं हूं, तो मेरा बात थोड़ा सा कटु सत्य लग सकता है ठीक है, यहाँ पे अमेरिका टीवी के में। नजरिए से। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्रॉम द टाइम इट वाज अफगानिस्तान डिबाकल एंड देन यूक्रेन वार स्टार्टेड, massive amount of billions of dollars sent out to Ukraine. Now you are getting into another war. ये एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद पैलेस्टाइन को ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन डॉलर रिलीज किया गया। दैट वाज बेसिकली रिवर्सल ऑफ ट्रम्प पॉलिसीज। अब ये जो हो रहा है, दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट। वी इन अमेरिका आर लुकिंग एक्सट्रीमली वीक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी कांट अफोर्ड अनदर वॉर। But this administration, unfortunately, is trying to push all kinds of buttons and speaking from both sides of the mouth. एक बार कहते कि इजराइल के साथ है, उस बार नेक्स्ट टाइम कहते कि गाजा को आप कब्जा नहीं कर सकते हो। वहां पे ऑलरेडी मैं नंबर दे रही हूँ, ऑलमोस्ट 7,000 रॉकेट छोड़ा गया गाजा से। 2,000 people were killed, almost 200 are being kidnapped, and we're talking about 3,500 to 4,000 people injured. And ये the Israelis and Jews are not going out and trying to kill other people or taking over other Middle Eastern countries. ये जगह उनका जगह है, उनको थोड़ी सी ये महाभारत हो रहा है। महाभारत में जैसे छोटी सी जगह पांडवों ने अब पूछा था और एक सुई की जगह नहीं देंगे बोले थे, महाभारत हुआ था। ये इसकी जैसा है, जैसे यहाँ पे छोटी सी एक कोना सा जगह आप जूस को नहीं दे पा रहे हो। दैट इज देयर ओन लैंड, दैट इज महाभारत की परिस्थितियां कुछ और थी। युद्ध ना हो इसके लिए न जाने कितने संगठन बनाए गए, हजारों अरबों करोड़ रुपए उसमें बहाए गए। उसके बावजूद जब जब युद्ध की परिस्थिति बनती है, रूस यूक्रेन वॉर के दौरान भी हमने देखा और मौजूदा वक्त में भी हम देख रहे हैं, तब तक वो तमाम संगठन कहां चले जाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अजय आलोक जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार आंचल मल्होत्रा जी हमारे साथ, फॉर्मर डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया की यूएन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माफ कीजिएगा, अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, माफी के साथ। अचल मल्होत्रा जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, यूएसए का रोल यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन कभी इधर कभी उधर ये बातें क्या बताती हैं? एक तरफ आप इनको सैन्य साजो सामान की मदद दे रहे हो, दूसरी तरफ फिलिस्तीन अलग कंट्री की बात को भी सपोर्ट कर रहे हो। ये दोहरा चरित्र है या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जाए? अचल मल्होत्रा जी। नहीं, देखिए, जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसीज का सवाल है, तो डे वन से ही वो इजराइल की फेवर में रही हैं। यूएसए में बहुत बड़ी एक जूइश लॉबी है, बिल्कुल, और इजराइल का जो सर्वाइवल है, इजराइल की एग्जिस्टेंस है, उसकी डेवलपमेंट है, उसकी प्रगति है, इन सब चीजों में अमेरिका का शुरू से हाथ रहा है। अब सवाल यह है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, अगर अमेरिका बोलता है कि वो इजराइल के साथ है, तो इस हद तक सही है कि जो हमास का मोडियो ऑपरेंडी है, जो अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, उसको पाने के लिए यूज ऑफ फोर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो वो टू दैट एक्सटेंट मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को इजराइल के साथ आना है। लेकिन अब इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से देखा जाए, हर वॉर में कोलेटरल डैमेज होती है, लेकिन एक वॉर के भी कानून है, नियम है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियंस को ध्यान में रख के जो भी कुछ करना वो करना होगा। और ये अमेरिका का ये कहना कि भाई गाजा स्ट्रिप पे आपने नहीं आना है, तो अमेरिका इस बात को रियलाइज करता है कि अगर इजराइल गाजा स्ट्रिप को भी ऑक्यूपाई कर लेता तो ये सिर्फ कॉम्प्लिकेट करेगा। लेकिन अब एक लार्जर क्वेश्चन क्या है? लार्जर क्वेश्चन ये है कि हमने जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज बनाई है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल, और ये सब फेल हो चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक पिछले कुछ सालों से आप एक ट्रेंड देख रहे हैं कि वो ट्रेंड क्या है? यूज ऑफ फोर्स। आप नवंबर 2020 में अजरबैजान ने जो 25 साल तक इंटरनेशनल मीडिएशन नागोर्नो कराबाख को रिजॉल्व नहीं कर पाई, तो उन्होंने यूज ऑफ फोर्स करके अपनी सारी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को इवैक्यूएट करा लिया।
फिर रशिया और यूक्रेन वार में जब पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, रशिया कहता रहा कि मेरी सिक्योरिटी को खतरा है, आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करिए, तो रशिया ने यूज ऑफ फोर्स किया। तो ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक होता जा रहा है कि आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अगर रिजॉल्व नहीं पा रहा, या आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी या यूएन ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रही है, तो फिर आप अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए। और यहाँ इजराइल राइट टू डिफेंड तो जरूर कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कोलेटरल डैमेज जो नहीं होनी चाहिए सिविलियंस को, वो हो रही है। अब अगर आप हमास से मेरा मतलब पैलेस्टीनियंस जो गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो इस बात को समझते हैं कि आज अगर वो खाली करके चले गए और दूसरे देशों ने उन्हें रिफ्यूजी स्टेटस दे भी दिया, तो जिंदगी भर फिर वो रिफ्यूजी स्टेटस लेके वहीं पड़े रहेंगे, वापिस आना उनका नामुमकिन हो जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन पहले से ही नहीं निकल रहा जिस बात का, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती, 1948 में आपने इजराइल को तो रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद वो अरब स्टेट जिन्होंने वॉर छेड़ी थी इजराइल के अगेंस्ट, वो भी धीरे धीरे करके अपने संबंधों को नॉर्मलाइज कर रही हैं। और पैलेस्टाइन बेचारों को क्या मिला? अभी तक एक यूएन ऑब्जर्वर स्टेटस मिला। और पैलेस्टीनियंस की भी एक दुर्भाग्य है कि उनके बीच में भी एक डिवीजन हो गया है। आप एक तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो पीसफुल तरीके से, सही, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से पूछा गया है। दाऊदी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक टिप्पणी उनकी भी ले लेती हूँ। अजय आलोक जी, यहाँ पर हिंदुस्तान अपनी भूमिका कहां पर रखता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री का ट्वीट भी हमने देखा, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय की ओर से फिलिस्तीन के संदर्भ में दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। देखिए, हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के हर तरीके के फॉर्मेट को, उसके लॉजिस्टिक्स को, उसको हम बिल्कुल उसका विरोध करते हैं और उसको कुचलने की बिल्कुल हम हिमायत करते हैं। जहां तक अभी अमन साहब ने बताया, उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि पैलेस्टीन के अंदर भी अब दो गुट हो गए। एक तो आम फिलिस्तीनी है जिसका हम समर्थन करते हैं, शुरू से समर्थन करते आए हैं। एक वो आम नागरिक जो अपना एक देश चाहता है फिलिस्तीन, जिसको यूएन ने सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस दी है। लेकिन इस फिलिस्तीनियों के बीच में भी जो हमास नाम का एक ग्रुप पैदा हो गया है, जो फिलिस्तीनियों की आड़ लेके ये आतंकवादी हमले करवा रहा है, जिसके कारण पूरे फिलिस्तीन का नाम खराब हो रहा है, फिलिस्तीन का मकसद खराब हो रहा है। बिल्कुल, इसको कंडेम करने की जो सबसे सख्त जरूरत है, जो उसका भारत सपोर्टर है आज की तारीख में। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली हमास उन बंधक इजरायलियों को छोड़े और उसके बाद युद्ध पे तुरंत विराम लगना चाहिए, क्योंकि देखिए घर जलेंगे तो सबका घर जलेगा, वहां तेरा मेरा तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो भारत इस चीज का समर्थक है कि हमास को बिल्कुल समस्त विश्व से निस्तानाबूद किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि इसको पॉलिटिकल कलर और इसको रिलीजियस कलर देने की कोशिश हो रही है विश्व में, जो कि कहीं से ठीक नहीं है। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं और यकीनन आतंकवाद के मुद्दे पर तमाम देशों का चरित्र एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन आसिफ रमीज दाऊदी जी, वो चरित्र नजर नहीं आता है। आतंकवाद का जड़ से खात्मा होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब फिलिस्तीन की ओर से विदेश मंत्रालय इजरायल को ऑफर कर रहा है कि आप गाजा पर हमले रोक दीजिए, फिर उसके बाद जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। फिलिस्तीन क्यों नहीं सीधे हमास को बोलता है कि जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनको छोड़ा जाए? चित्रा जी, सबसे पहले तो बताऊं कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म तो होना ही चाहिए, और ये हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकार ने हमेशा इसको फॉलो किया है और हम इस पे बिलीव करते हैं, जो है ना, वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी अभी कहा है कि इट्स नॉट एन एरा फॉर वॉर। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप बताइए कि जहां पे भी इनफैक्ट अगर आप आतंकवाद की बात करती हैं, तो आप आतंकवाद अगर हो रहा या हुआ है तो उसमें सिविलियंस का जो आपका एक सवाल था, जो आपने मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने उस इशू को उठाया। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस, कि आपने बार बार ये जो कहा कि अगर इन तमाम चीजों में मासूम की अगर जान जाती है तो उससे कैसे आप एक सोल्यूशन निकाल पाएंगे। क्योंकि अभी हमारे जो यूएन से मल्होत्रा जी हैं, शायद उन्होंने भी कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन 1948 के बाद जब इजराइल को वहां पे बसाया गया, वहां फलस्तीन की वहां जमीन पे, आखिर में आप देखिए कि फलस्तीन को, मैं हमास की बात नहीं कर रहा हूँ, फलस्तीनियों को क्या मिला। और आज वो अगर दर बदर भटक रहे हैं, और अभी देखें जब वॉर की सारे सिचुएशन अरब कंट्रीज के लोगों ने भी तो उनका फायदा ही उठाया है ना। अगर उनके हक में अपनी आवाज मजबूत करते, आगे बातचीत करते, तो यकीनन फिलिस्तीन का भी एक रास्ता, जब अमेरिका भी कह रहा है कि एक देश होना चाहिए, उसकी एक सीमा रेखा होना चाहिए, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है?
इसमें दिक्कत ये आ रही है कि अभी जरा सा मैं थोड़ी बात कंप्लीट कर लूं। दिक्कत यहाँ पे जो आ रही ना, आप कह रही कि क्या है तरीका, ये दिक्कत यही आ रही है कि जिस तरीके से भी इस चीज को अभी हैंडल किया जा रहा है। देखिए, कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं और उसने अटैक कर दिया, पूरा ये मुद्दा जो है डिविएट हो गया। वैसी सिचुएशन में अगर उसको हम कुछ इस तरह से करें कि पीस की बात करें, अभी महाभारत की बात चल रही थी, आपने कितने अच्छे से कहा कि उसी में ये बात भी कही गई थी कि कैसे युद्ध को रोका जाए। जब हम युद्ध को रोकने की बात करेंगे, और आप देखें इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, फिर ये काम कोई भी रूल्स नहीं मानेंगे, तो हम एक रूल बेस्ड दुनिया में रहते हैं। हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। हम ठीक किसी है। भी तरीके से अगर आतंक हो रहा है तो हम सिविलियंस को नहीं टारगेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉज को मान सकते हैं, और वॉर्स के भी रूल्स होते हैं। हमारे सारे पैनलिस्ट ने इस चीज को कहा है। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उस गलत को इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि आतंकवादियों को आपको ये संरक्षण अगर कहीं पर मिलेगा, उस बिल्डिंग को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। इजराइल का ये दूसरा पक्ष यहीं पर निकलकर सामने आता है। लेकिन दर्शन सिंह नेगी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, माफी के साथ आप दोनों के पास मैं बहुत देर से पहुंची हूं। दर्शन सिंह जी, एक तरफ हम देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है, सब अपनी अपनी सीमा रेखा मजबूत करने में लगे हुए हैं, बयान भी दिए जा रहे हैं, समर्थन भी एक पक्ष की ओर से खड़े होकर कर दिया जा रहा है, लेकिन युद्ध को रोकने का प्रयास कहीं भी गंभीरता से आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खेमों में बटी हुई है दुनिया। प्रदर्शन को तो रोक दिया जा रही है कहते हुए कि गैर कानूनी है, लेकिन जहां पर आम लोगों की जान जा रही है उसको रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं? देखिए, बात ऐसे है कि जो लोग वहां हैं, हमास जहां लुके हुए हैं, ये जो आतंकवादी जो यहाँ लुके हुए हैं, वो पब्लिक के बीच में है। इसलिए इजराइल नहीं चाहता है कि किसी का नुकसान, किसी पब्लिक का नुकसान हो, कि आम लोग जो है, नागरिक हैं, उनका कोई नुकसान हो या उनमें से कोई मरे। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि वो इलाका पूरा खाली कर दिया जाए, और वो खाली करवा लिया। आज आई थिंक आधे से ज्यादा लोग निकल गए हैं, राइट। बाकी के भी वो भी इंतजार कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो कभी का हमला कर दिया होता, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई मरे और कोई पब्लिक आदमी कोई मरे, जनरल पब्लिक है। इसलिए वो इस बात पे रुके हुए हैं, और वो जाएंगे, वो इनका क्लियर आउट करेंगे। उनने ऑलरेडी अभी 2 घंटे पहले ये ऐलान कर दिया है कि हम रुकने वाले नहीं है, हम ये सफाया करेंगे। और मैं उनके साथ पूरा सहमत हूँ। मुझे नजर आता है छोटे छोटे बच्चे। गाजा पट्टी में रहने वाले लाखों लोग कहां जाएंगे? कितने लोग दक्षिणी गाजा पहुंच जाएंगे? उधर इजिप्ट उनको लेने को तैयार नहीं है, दूसरे देशों की स्थिति भी दुनिया के सामने है, कहां जाएंगे वो लोग? देखिए, वो एक इलाका खाली करवा रहे हैं, तो उनके साथ वो जो हमास वाले जो साथ लुके छुपे हुए हैं, वो भी साथ निकल रहे हैं वहां से। तो अभी वो जो इलाका, आई नो के मतलब दिक्कत होगी, और पब्लिक को दिक्कत। मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, किसी ने कुछ छोटा सा एक बैग उठाया हुआ है और चल रहे हैं अपने माँ बाप के साथ। बहुत